Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry teacher, and we are studying our chapter ether. तो बच्चों अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में पहुंच गए हम. अल्कोहल और फिनॉल हमने कंप्लीट कर लिया. सो स्टार्ट करते हैं. ईथर क्या है? अब बच्चों ईथर का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, सिंपल अगर हम ईथर की बात करें तो हम देखते हैं ईथर में एक ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम दो अल्काइल ग्रुप से बना हुआ होता है. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक ऑक्सीजन परमाणु लाइक दिस दो एल्किल समूह से बना हुआ है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हमें कहना पड़ेगा ईथर. और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते. ठीक है, तो बच्चों वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूहों से बंधित हो ईथर कहलाते हैं. ठीक है, यानी कि ROR. अब अगर दोनों एल्किल समूह सेम है, ये भी R ये भी R, मतलब इधर भी मैथिल इधर भी मैथिल, या एथिल या प्रोपिल, दोनों एल्काइल समूह अगर सेम है तो हम कहेंगे सममित ईथर या सरल ईथर या सिंपल ईथर. और अगर डिफरेंट है, एक R है एक R डैश है, एक मैथिल है एक एथिल है, एक एथिल एक प्रोपिल है ना, बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग है तो हम कह देंगे असममित ईथर या मिश्रित ईथर. ठीक है, अब बच्चों ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी माना जाता है. अब ऐसा क्यों? आपने ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न क्यों माना? तो देखो, जल को अगर मुझे लिखना है तो वाटर हो जाएगा बच्चों HO और H. वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? HOH. यदि जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु को, है ना, जल के दोनों हाइड्रोजन आइटम को मैं रिप्लेस कर दूं R से तो ROR बन जाएगा. बिल्कुल, तो HOH वाटर था और ROR ईथर है. तो ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न मानना चाहिए क्योंकि जल के दोनों प्रोटॉन, है ना, दोनों हाइड्रोजन आइटम या दोनों प्रोटॉन को अगर मैं एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो बना हुआ कंपाउंड जो है वो ईथर है. ठीक है, तो ये भी क्लियर है ना. ईथर क्या है? तो मैं कहूंगी भाई ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ R है, एल्काइल ग्रुप है, दैट इज ईथर. फिर दोनों एल्किल समूह सेम है तो सरल ईथर, अलग अलग है तो मिश्रित ईथर. अब जल के दोनों प्रोटॉन को एल्किल समूह से रिप्लेस कर दूं तो HOH की जगह ROR बन जाता है, इसलिए मैं ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कह सकती हूँ. ठीक है, फिर बच्चों ऐसे तो ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते. क्यों? तो देखो, अल्कोहल होता है हमारे पास ROH, तो हम कहेंगे ओके भाई अल्कोहल है ROH. यदि मैं दो अल्कोहल अणुओं में से एक जल का अणु माइनस कर दूं, है ना, ROH में से मैंने क्या किया, एक वाटर माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया ROR. ठीक है, तो अल्कोहल का एनहाइड्राइड ईथर ही तो हुआ, है ना. अल्कोहल के दो अणुओं में से यदि जल के अणु को माइनस कर दिया जाए तो ईथर प्राप्त होता है, इसलिए ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, है ना. एनहाइड्राइड मतलब किसी में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4. जल का अणु बाहर निकाल दो तो H2SO4 बाहर निकालो, H2 बाहर निकालो, O बाहर निकालो, तो तुम देखोगे SO3 बचेगा. तो H2SO4 का एनहाइड्राइड कौन है? तो तुम कह देना SO3. ठीक है, अब मैं कहूं नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड बता दो, है ना, तो देखो नाइट्रिक एसिड तो हम कहेंगे इसमें से तो वाटर निकल नहीं सकता, तो भाई दो ले लो, दो नाइट्रिक एसिड ले लो, वाटर माइनस कर दो, तो अब बता दो H2 गया, O गया, तो नाइट्रोजन 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 5 रहेंगे, तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड. तो इसी तरह से ईथर को भी हमें कहना चाहिए कि भाई ये अल्कोहल का एनहाइड्राइड है. ठीक है, अब ईथर का सामान्य सूत्र, तो बच्चों जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं कि ईथर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे इनका फॉर्मूला है CnH2n + 2 और मतलब आप एल्केन लिख दो और ऑक्सीजन बीच में डाल दो, है ना, जैसे CH3 और CH3 एथेन है ना, तो ईथर क्या होता है ROR, O हटा दो तो RR, तो R सिंगल बॉन्ड R तो एल्केन था, तुमने बीच में ऑक्सीजन डाल दिया,
तो एल्केन का फॉर्मूला लिख दो, ऑक्सीजन डाल दो तो ईथर होगी। अब ये फॉर्मूला तो अल्कोहल का भी, चेक करो, है ना। अगर मेरे पास एथेन है C2H6 तो मैं H शिफ्ट करके O डाल दूं तो C2H5OH अल्कोहल। तो भाई अल्कोहल और ईथर का सामान्य फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र क्या है, सेम है, लेकिन अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ईथर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न भिन्न, उन्हें कहते हैं क्रियात्मक समूह समवयवी। तो मुझे कहना चाहिए अच्छा अल्कोहल और ईथर परस्पर क्रियात्मक समूह समवयवी है, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अब हम लिख देते हैं कि भाई अल्कोहल और ईथर का, अल्कोहल और ईथर का अणु सूत्र समान है, ठीक है। अल्कोहल और ईथर का अणु सूत्र समान है परंतु अणु सूत्र समान है परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, ठीक है भाई। अल्कोहल ईथर का अणु सूत्र समान है बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसलिए ये क्रियात्मक समूह समवयवी है, ठीक है। अल्कोहल और ईथर को हम क्रियात्मक समूह समवयवी मानेंगे, क्रियात्मक समूह समवयवी है, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है ईथर के। ये है ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन। अब बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अणु सूत्र C2H6O से संभावित क्रियात्मक समूह समवयवी बनाइए, तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है, CnH2n+2 और O, है ना। n की वैल्यू 2 रख दो तो कार्बन 2, 2 का दुगना 4 + 2 6 और एक ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे हाँ C2H6O से मैच कर रहा है, ठीक है। तो भाई इस अणु सूत्र से मेरे पास दो चीजें पॉसिबल थी, एक तो अल्कोहल पॉसिबल है और एक ईथर पॉसिबल है, ठीक है। अल्कोहल पॉसिबल और ईथर पॉसिबल, तो भाई C2H6O से संभावित क्रियात्मक समूह समवयवी, तो हम कहेंगे कि अल्कोहल बना लेते हैं, एक ईथर बना लेते हैं, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनाओ तो हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल यानी कि एथेनॉल, ओके। और इसी फॉर्मूले का C2H6O का तुम ईथर बनाओ, तो बच्चों 2 कार्बन वाला ईथर बनाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। तो डाइमेथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथिल। नामकरण बच्चों हम तीनों का एक साथ पढ़ चुके, याद करेंगे आप, है ना। लेक्चर 1 या 2 में हमने IUPAC नामकरण, सामान्य नामकरण, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों का डिस्कस किया था। तो ईथर का IUPAC होता है एल्कोक्सी एल्केन, छोटा वाला ग्रुप एल्कोक्सी, लंबी श्रृंखला एल्केन, तो हम कहेंगे यहाँ तो दोनों बराबर है तो मेथॉक्सी मेथिल। तो ये हो गया आपके C2H6O से संभावित क्रियात्मक समूह समवयवी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों ईथर में एक और समवयवता है, वो है मध्यावयवता। अब मध्यावयवता, मध्य, है ना, क्रियात्मक समूह मध्य में होना चाहिए, मतलब ऐसा क्रियात्मक समूह ढूंढो जो द्विसंयोजी हो, लेफ्ट और राइट से खुला हो, जिसकी 2 संयोजकताएं हो, या बहुसंयोजी हो, 2 से ज्यादा संयोजकताएं भी खुली हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे हाँ ईथर में फंक्शनल ग्रुप क्या है, O, इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह। तो मध्यावयवता उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्रियात्मक समूह द्विसंयोजी या बहुसंयोजी होता है, मतलब क्रियात्मक समूह बीच में होना चाहिए, लेफ्ट राइट एल्किल समूह होने चाहिए। अब मध्यावयवी को पहचानेंगे कैसे, तो बच्चों मध्यावयवी में क्रियात्मक समूह तो समान रहेगा, लेफ्ट राइट एल्किल समूह वो डिफरेंट हो जाए, है ना। एक कंपाउंड में आपको लगेगा एल्किल समूह ये, अगले में लगेगा एल्किल समूह, तो बदल गए। तो मध्यावयवी में क्रियात्मक समूह तो समान रहता है परंतु उससे जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम मध्यावयवी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो आपके पास है अणु सूत्र C4H10O, ठीक है, इसके ईथर के मध्यावयवी, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला तो अल्कोहल का भी है और ये फॉर्मूला तो ईथर का भी,
तो भाई अल्कोहल तो फंक्शनल ग्रुप OH है ना, और मध्यावयवता के लिए क्रियात्मक समूह द्विसंयोजी होना चाहिए कम से कम। तो हम कहेंगे तो एक संयोजी है कि तो संयोजकता है, तो ये तो काम करनी है ना। ईथर में जरूर है कि भाई ईथर में ये ऑक्सीजन है, लेफ्ट राइट से खुला है ना, तो यहाँ इसमें मध्यावयवता संभव है। तो अल्कोहल में तो होगी नहीं मध्यावयवता, मध्यावयवता होगी ईथर में। अब आपसे कहा जाए 4 कार्बन वाला ईथर ले लो और मध्यावयवी बनाओ, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीजन, इधर मैंने ले लिया बच्चों 1 कार्बन, इधर मैंने ले ली 3 कार्बन, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला ये हो गई प्रोपेन और ये हो गया मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया आपके पास मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो हम कहेंगे 4 कार्बन वाला एक ईथर, तो ये ऑक्सीजन लिख दिया, एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन। अब एक और पॉसिबिलिटी थी ना, ऑक्सीजन लिख देती हूं, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। मध्यावयवता में क्या होता है, क्रियात्मक समूह बीच में है ना, ये ऑक्सीजन ये तो इधर का इधर, लेफ्ट और राइट देखो, एक मैथिल है एक प्रोपिल है, अगले में जाओ तो ऑक्सीजन तो वो का वो, क्रियात्मक समूह समान रहेगा, एल्किल समूह बदल जाएंगे। तो यहाँ एक मैथिल था एक प्रोपिल था, यहाँ तो दोनों एथिल तो बदल गए, संख्या में बदल जाएंगे ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये है एथॉक्सी एथीन, तो हम कहेंगे ये आपस में माने जाएंगे मध्यावयवी। आप चाहें तो इसे बोले डाई एथिल ईथर, आप चाहें तो इसे बोले एथॉक्सी एथीन। तो मध्यावयवता में क्रियात्मक समूह समान रहता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो होते हैं दोनों कंपाउंड में आपस में कंपेयर करना है। ये मत सोच लेना अच्छा इसमें एक मैथिल एक प्रोपिल है, ऐसे नहीं, इधर एक मैथिल एक प्रोपिल है और अगले में दोनों एथिल है, तो किसी एक डायरेक्शन में भी अगर बदल गया तो फिर उसको मध्यावयवी माना जाएगा। क्लियर। तो हम कहेंगे ठीक है भाई ईथर में मध्यावयवता भी होगी। ईथर का क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो हम कहेंगे ईथर, मतलब ईथर तो अपने आप में क्रियात्मक समूह है, ईथर के अणुसूत्र से मैच करता हुआ क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो हम कहेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल और ईथर परस्पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्रियात्मक समूह समावयवी, और ईथर में मध्यावयवता के उदाहरण ये है, ठीक है। अब आते हैं भाई कि चलो ईथर का इंट्रोडक्शन तो बहुत हो गया, ईथर प्रिपरेशन, ईथर बनाने की विधियां। तो बच्चों पहला मेथड है हमारे पास ईथर बनाने का, अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। अब देखो अल्कोहल का निर्जलीकरण, अभी तुमने पढ़ा था कि अल्कोहल का एनहाइड्राइड ईथर है, ठीक है। अब बच्चों अल्कोहल का निर्जलीकरण 2 तरीके से पॉसिबल है, डिपेंड करता है कौन सा अल्कोहल ले रहे हो, टेम्परेचर कितना ले रहे हो, कंडीशंस क्या है, कैटलिस्ट क्या है ना। अल्कोहल निर्जलीकरण पे ईथर भी बना सकता है और एल्कीन भी बना सकता है ना। ईथर तो बना ही सकता है, एनहाइड्राइड तो आपने बोला ही था, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अल्कोहल 2 डिग्री है 3 डिग्री है, तो एल्कीन बनने के चांसेस रह जाएंगे। तो हम कहेंगे अब हम पहचानेंगे कैसे, तो फिलहाल हम देखते हैं कि भी प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4 और H3PO4 की उपस्थिति में अगर हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करें तो प्रोडक्ट ईथर होगा या एल्कीन, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अब कैसे, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 अणु एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है, और यहां पे भी हमने लिख दिया CH3 CH2OH। यदि अल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, 413 केल्विन पर किया जाए, ठीक है, अल्कोहल है, निर्जलीकरण करना है, टेम्परेचर 413 केल्विन है, तो वाटर एलिमिनेट कर, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH3 CH2O CH2 CH3, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई डाई एथिल ईथर, ठीक है। यदि अल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पे करें तो आंसर है ईथर, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां आंसर हो गया डाई एथिल ईथर। लेकिन परिस्थिति बदल दी, मान लो कि टेम्परेचर जो है वो 413 की जगह है ना, यहाँ तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, 413 मान लो 443 केल्विन हो गया, यानी कि बच्चों 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कंडीशन सेम
एल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, टेम्परेचर वही, सांद्र H2SO4 लेना है, टेम्परेचर मतलब कैटलिस्ट वही, टेम्परेचर आपका बढ़ा दिया हमने 30 केल्विन से, तो 443। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा बीटा विलोपन, है ना, क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है वो अल्फा और ये बीटा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, वाटर निकल गया, आंसर जो होगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हो जाएगा वाटर। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम बोलेंगे एथीन। ठीक है, तो भाई अल्कोहल का निर्जलीकरण 413 पे करोगे तो आंसर ईथर है, और अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण 443 पे करोगे तो आंसर एथीन है। डिपेंड करता है आपने क्या सिचुएशन ली है, कैटलिस्ट दोनों में सेम। ठीक है, तो टर्म्स और कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि भाई क्या है। तो एक बार मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, अब अगर एल्कीन बनता है तो पाथवे जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसी हुई, विलोपन अभिक्रिया। लेकिन अगर ईथर बनता है तो क्रियाविधि होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक, बाइमॉलिक्यूलर, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो अल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण से ईथर निर्माण SN2 यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक क्रियाविधि, है ना, इस पे बेस्ड है। अब इसको समझाएं। और एल्कीन बनता है तो वो हमने अल्कोहल के निर्जलीकरण में उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था। ठीक है, अब ईथर बनने का मैकेनिज्म डिस्कस करते। तो भाई हमने लिया ही अम्ल उत्प्रेरित एसिड की प्रेजेंस में, तो पहला गेम प्रोटॉन का, पहला आक्रमण प्रोटॉन का। कभी भी अगर अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया करते हो, है ना, तो पहला आक्रमण कौन करेगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट अटैक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहाँ आक्रमण करेगा, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कहाँ है, ऑक्सीजन, तो प्रोटॉन यहां अटैक करेगा, आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना, OH तो था ही, एक प्रोटॉन ऑक्सीजन पे अटैक कर ले, तो ये आपका अल्कोहल, ये प्रोटॉन, और ये तो हम कह देंगे प्रोटोनेटेड या प्रोटोनीकृत अल्कोहल। एथेनॉल है तो एथेनॉल लिख देते हैं, प्रोटोनीकृत एथेनॉल। अब क्या होगा, नाभिक स्नेही कौन है ना, और SN2 मैकेनिज्म है तो हम कहेंगे कार्ब धनायन तो नहीं बनेगा, SN2 में तो कार्बकेटायन बनता ही नहीं, तो ओके कार्बकेटायन तो नहीं बनेगा, है ना। नाभिक स्नेही कौन, तो बच्चों यहाँ पे नाभिक स्नेही की भांति भी अल्कोहल ही काम करेगा, CH3CH2OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ये नाभिक स्नेही। अब आपने पढ़ा है कार्बोधनायन तो नहीं बनना है ना, बैक साइड अटैक होगा, CH3CH2OH और H, और यहाँ प्रोटॉन क्या होगा, तो देखो यहां से जैसे ही ये वाटर निकलेगा, है ना, यहां से वाटर निकलेगा, कार्बन प्लस होगा, ये ऑक्सीजन अपने कार्बन जैसे ही प्लस होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर क्या हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई चलो ठीक है, यहां से वाटर तो एलिमिनेट कर देते हैं, जो बचेगा उसको लिखे तो CH3CH2 कार्ब धनायन बनेगा ना, है ना, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट है, ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा इस तरह से, तो हम कहेंगे चलो ये वाटर तो बाहर निकलेगा और इस पे अटैक हो जाएगा ये ऑक्सीजन, तो CH3CH2 ये तो था ही, है ना। अब आक्रमण हुआ ऑक्सीजन के थ्रू तो O, ये रहा O। अब देखो ये पूरा अल्कोहल है, एक तरफ CH3CH2 है ऑक्सीजन की और दूसरी तरफ H है, तो भाई एक तरफ तो H लगा दिया, एक तरफ CH2CH3 लगा दिया, और इस ऑक्सीजन ने अपना प्रोटॉन इसको दान कर दिया, तो ये खुद प्लस हो। अब ये तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, उधर ध्यान से देखो तो वो तुम्हें प्रोटोनीकृत ईथर नजर आएगा, है ना, डाइएथिल ईथर तो है, बस एक प्रोटॉन ही तो एक्स्ट्रा है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं कि भाई ये प्रोटोनेटेड ईथर है, या आप लिख सकते हैं प्रोटोनीकृत ईथर है। ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर या प्रोटोनीकृत ईथर। अब क्या होगा, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस एक प्रोटॉन माइनस कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, CH3CH2OH
ऑक्सीजन पे प्लस CH2 CH3, ये आपका है प्रोटोनेटेड ईथर। यहां से हम वापस प्रोटॉन शुरू में लाए थे ना, रिएक्शन शुरू करने के लिए लौटाना पड़ेगा। ये प्रोटॉन वापस बॉन्ड स्प्लिट कर देते हैं, तो अब आपके पास आ गया CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस हो जाएगा बच्चों प्रोटॉन। तो यहां हमारे पास बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कम रखा है ना, तो क्या होता है, दूसरा अल्कोहल जाके यहाँ अटैक कर सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है अगर ताप कम है, मतलब 413 तो ईथर बनने के चांसेस है, ईथर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ताप बहुत ज्यादा है तो फिर विलोपन अभिक्रिया ही होगी, दूसरा अणु आएगा ही नहीं, है ना। प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहीं से वाटर निकल जाएगा, है ना, कार्ब धनायन बनेगा, प्रोटॉन छोड़ के एल्कीन बनाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस पे, है ना, कि प्रतिस्थापन हो रहा है या विलोपन हो रहा है। और वैसे जब भी लड़ाई हो कि भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों के चांसेस है, तो एलिमिनेशन डोमिनेंट होती, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों अभिक्रियाएं होने की संभावना हो तो फिर विलोपन का प्रोडक्ट मेजर रहता है ना। तो यहाँ डिपेंड करता है कि हमारे पास अल्कोहल कौन से डिग्री का है, क्योंकि अगर मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका तो कार्ब धनायन सही, फिर तो मैं ये बात सोच ही नहीं सकती, है ना। अगर यहाँ तो चलो 1 डिग्री था तो बना नहीं, तो यहाँ वाटर एलिमिनेट हो गया और ये ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल होता और मैं प्रोटोनेटेड बना भी देती तो वाटर निकल के तृतीयक ब्यूटिल कार्बकेटायन बन जाता। अब तृतीयक ब्यूटिल कार्बकेटायन है तो वो दूसरे अल्कोहल के आने का वेट करेगा ही क्यों, इतना बड़ा नाभिक से आके आक्रमण करेगा, उसका चांस कम है ना, उससे पहले ही वो प्रोटॉन छोड़ के और एल्कीन बना लेता। तो डिपेंड कर रहा है आपने अल्कोहल कौन सा लिया, डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर कितना रखा है, तो परिस्थितियों पे निर्भर करेगा कि आंसर अल्कोहल है या आंसर जो है वो ईथर है। ठीक है, अब परंतु यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर निर्माण के लिए ही उपयुक्त है। ये मैंने बताया आपको 1 डिग्री अल्कोहल है तब तो आप पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब तक एल्किल समूह छोटा है और अशाखित है, मतलब कोई हिंड्रेंस नहीं है और ताप कम है, तब तक तो ईथर बनने के चांसेस है, क्योंकि SN2 क्रियाविधि का पालन हो जाएगा। लेकिन अगर एल्किल समूह बड़ा है, शाखित है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो वही आंसर आपका क्या होगा, एल्कीन होगा। ठीक है, अब बच्चों यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के संदर्भ में उत्पाद की बात करें तो वो एल्कीन रहेगा, क्योंकि उसमें तो कार्बकेटायन बनेगा और कार्बकेटायन बनेगा तो SN2 मैकेनिज्म में तो जा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया की क्रियाविधि विलोपन का पालन करेगी, प्रतिस्थापन का नहीं। क्योंकि बच्चों प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों के चांसेस हो तो फिर विलोपन जो है वो विनर होता है, विलोपन के थ्रू ही क्या होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है। भाई नया मॉलिक्यूल आके आक्रमण करे उससे बेटर है ना खुद ही प्रोटॉन छोड़ दे, है ना, और क्या बनाए, एल्कीन बनाए। यानी अगर आपके पास आ जाए कि भाई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, आपको दे दे एग्जाम में कि भाई तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है और टेम्परेचर नहीं दिया, सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया कि ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ना, और यहां लिख दिया प्रोटॉन और यहां लिख दिया हीट और हीट। अब हमें तो ऐसा लगता है कि भाई चलो प्रोटोनीकृत, पहले प्रोटोनीकृत मतलब अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया, फिर गर्म करना है तो आंसर ईथर भी हो सकता है और एल्कीन भी हो सकता है, लेकिन उसे तो बोला ही नहीं कितना गर्म करना है, तो फिर हमें लगा अच्छा ईथर एल्कीन दोनों, तो दोनों का चांस नहीं है बच्चों, है ना। दोनों का चांस क्यों नहीं है, तो हम इसके मैकेनिज्म को फॉलो करें। देखो आपको दे दिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आपको पता है अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, है ना, H+ है, तो H+ है तो ऑब्वियसली ये यहां जाके अटैक करेगा, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C CH3 CH3 और ये OH और ऑक्सीजन पे प्लस। अब क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट कर दो, वाटर निकल जाएगा और आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बकेटायन। तो हम कहेंगे ये है टर्शरी ब्यूटाइल
कार्ब कैटायन। ठीक है, अब अगर तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन के पास आप पहुंच गए तो मुझे बताओ SN2 मैकेनिज्म कैसे जाएगा? तो SN1 को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो अब भले अभी टेम्परेचर बोले 413 है या 443 है, 443, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस क्रियाविधि के थ्रू जाएंगे तो हम 3 डिग्री कार्ब के टाइम पे पहुंचेंगे। अब हम कहेंगे SN2 तो पॉसिबल नहीं, और SN1 कैसे करेंगे, है ना, क्यों नहीं करेंगे? तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ विलोपन अभिक्रिया होती है ना, इस पे कोई नया अटैक करे मॉलिक्यूल, उससे बेटर नहीं है, हीट तो आप कर ही रहे हो, ये बॉन्ड आपका इधर टूट जाएगा। तो CH2 माइनस, उधर वाला कार्बन क्या है प्लस, क्योंकि प्रोटॉन तो वापस लौट आना है, प्रोटॉन तो छुड़वाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्रोटॉन, तो 2 मैथिल प्रोपी। तो अगर ये दिया हुआ है तो इस क्रियाविधि के थ्रू जाएंगे, इस क्रियाविधि के थ्रू जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे आंसर एल्कीन है। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल है तो फिर आंसर आपका एल्कीन है, क्योंकि प्रतिस्थापन का चांस रहेगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे चांस नहीं रहेगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो। जब भी प्रतिस्थापन और विलोपन, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन छोड़ता है तो ये यहाँ पहुंच, कोई नाभिक से ही आक्रमण करता है। अब नाभिक से ही भी तो यही है दूसरा, है ना, दूसरा नाभिक से ही तो यही था, ऑक्सीजन विलोन पेयर। एक बार ये प्रोटोनेटेड बना था मैकेनिज्म में, और दूसरी बार आपने देखा था यही नाभिक से, तो इतना बड़ा नाभिक से आके आक्रमण करेगा, है ना, वो भी पॉसिबल नहीं है। उससे पहले, और ये आक्रमण करे उससे पहले वो प्रोटॉन छोड़ के और एल्कीन का निर्माण कर देगा। तो डिपेंड करता है ईथर का निर्माण अल्कोहल के निर्जलीकरण से। जब हम सोचते तो एक जनरल हम याद रख सकते हैं कि भाई अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है ना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड की बात आती है तो आंसर ईथर है। लेकिन अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड की बात आती है, 443 केल्विन, तो फिर आंसर एल्कीन है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में विलोपन अभिक्रिया डोमिनेंट हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी प्रतिस्थापन से। तो आंसर वहां पे प्रतिस्थापन यानी कि ईथर बनने की बजाय एल्कीन बनेगा, विलोपन को फॉलो करेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईथर प्रिपरेशन अल्कोहल के निर्जलीकरण से। सेकेंड है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। अब इसमें खास बात क्या है? तो अगर आपको सिमेट्रिक ईथर बनाना है या एसिमेट्रिक, मतलब ROR बनाना है तब भी चले आओ, ROR' बनाना है तब भी चले आओ, कोई टेंशन नहीं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। करना क्या है? तो भाई एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करानी है ना। मैकेनिज्म SN2 को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही टेंशन है, अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता तो फिर ये विलोपन में पहुंच जाएगा। आगे बढ़ेंगे कैसे SN1 को फॉलो क्यों नहीं करता है ना, क्योंकि आपको लगे कि आप एल्किल हैलाइड कौन सा ले रहे हो, टर्शियरी ले लो, टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लो तो SN1 हो जाएगा। तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ईथर निर्माण का जो प्रोसेस है, ठीक है, हमने ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड RONA, ठीक है। अभी क्रिया किससे कराई? एल्किल हैलाइड से, R' लिख लेते, ठीक है। होगा क्या? तो हम कहेंगे ये बॉन्ड तो टूट जाएगा X माइनस, है ना, और ये क्या हो जाएगा RO माइनस, तो NaX बाहर चले जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ROR' प्लस NaX। लाइक अगर आपसे कहा जाए सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराई जाए, ठीक है, तो ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराई जाए, यहाँ से Cl बाहर निकालेंगे, यहाँ से Na, है ना, और एथॉक्साइड नाभिक नहीं है ना, इस पर अटैक कर ले, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा C2H5OCH3 मेथॉक्सी एथेन। क्लियर? या फिर आपसे कहा जाए कि नहीं सेम ले लो, सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराई जाए, ठीक है। सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराई जाए, तो ये Na और ये Cl, तो आपका आंसर हो जाएगा CH3OCH3।
आंसर रहेगा डाई मैथिल ईथर। फर्स्ट में है मेथॉक्सी एथेन यानी कि एथिल मेथिल ईथर, सेकंड में है मेथॉक्सी मेथेन यानी कि डाई मैथिल ईथर। क्लियर? अब क्या मैकेनिज्म? तो देखो हमने देखा क्रियाविधि तो है ना SN2 क्रियाविधि का पालन करता है, ठीक है। अब बच्चों SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है कैसे? तो देखो RON है ना, हालांकि यहाँ पे बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए, आयोनिक कंपाउंड है ना RON, तो ये बनाएगा RO माइनस और Na प्लस। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है ना, RO माइनस नाविक्स नहीं है, प्रबल नाविक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्रबल नाविक्स नहीं, ठीक है, लेकिन साथ साथ में प्रबल क्षार भी है, क्योंकि अल्कोहल दुर्बल अम्ल होता है। RO माइनस बना कैसे? ROH, H निकाल दो, तो अल्कोहल दुर्बल अम्ल था, आपने संयुग्मी अम्ल क्षार परिकल्पना पढ़ी है कि भाई अगर एसिड में से प्रोटॉन छोड़ाते तो क्षार बनता है, संयुग्मी क्षार बनता है। अब अम्ल दुर्बल है तो संयुग्मी क्षार प्रबल है, तो अल्कोहल तो दुर्बल अम्ल है, हमने पढ़ा है। तो जब अल्कोहल दुर्बल अम्ल है तो ये प्रबल नाभिक स्नेही के साथ साथ प्रबल क्षार भी, तो डिपेंड करता है, बस इसको प्रोटॉन नहीं मिलना चाहिए, अगर इसको प्रोटॉन मिलेगा तो ये गड़बड़ कर देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि SN2 को फॉलो करेगा, अगर प्रबल नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा तो SN2 को फॉलो करेगा, और अगर प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करेगा फिर तो रुकेगा ही नहीं, विलोपन अभिक्रिया का पालन कर लेगा, है ना। इसका जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 को छोड़ के एलिमिनेशन पे चला जाएगा। कैसे? तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास तो सिंपल मेथिल क्लोराइड ही, ठीक है, अब मेथिल क्लोराइड है तो कोई कार्ब धनायन बनने का चांस ही नहीं, है ना। और प्रबल नाभिक स्नेही, हमने पढ़ा SN1 SN2, नाभिक स्नेही अगर प्रबल है तो SN2 को फॉलो करता है, तो RO माइनस, ठीक है, RO माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, होगा क्या? तो हम कहेंगे संक्रमण अवस्था, RO माइनस इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, CH3 प्लस, और ये Cl माइनस इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगला स्टेप क्या है ना, यहां हम लिख देंगे Cl नेगेटिव CH3 पॉजिटिव। अब क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट बन गई, तो हम कहेंगे अब RO CH3 और Cl माइनस। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि ये प्रबल नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करे, हालांकि होता है प्रबल नाभिक स्नेही, तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो आंसर आपका ईथर है। लेकिन अगर अभिक्रिया में इसको कहीं प्रोटॉन दिख गया तो फिर ये प्रबल क्षार है, फिर ये प्रोटॉन लेके मानेगा, तो क्रियाविधि हो जाएगी विलोपन, और अगर विलोपन हो गया तो आंसर एल्कीन हो जाएगा। अब हमें ऐसी कंडीशन लानी है कि भाई इसको कहीं से प्रोटॉन ना मिले, क्योंकि दोनों चांस है ना भाई, ये इसके थ्रू भी जा सकते, दो चीज तो एक ही ना, RO माइनस यही नाभिक से यही प्रबल क्षार है, तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि SN2 दिखाएगा कि विलोपन दिखाएगा? इसके पास तो दोनों चॉइस है, लेकिन प्रबल क्षार की भांति तब व्यवहार करेगा। क्षार क्या? जिसको प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, प्रोटॉन खींचना है, तो आपको मैकेनिज्म में प्रोटॉन दिखाना ही नहीं, प्रोटॉन अगर होगा तो फिर तो ये प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करेगा। फिर अगर ये भी है ये भी है, तो मैंने कहा था प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों होने के चांसेस हैं, तो फिर विनर जो है वो विलोपन हो जाएगा, है ना, फिर तो हम बना ही नहीं पाएंगे इधर। तो हम कहेंगे ओके, फिलहाल देखो इस मैकेनिज्म में आपको कहीं लगा क्या कि प्रोटॉन मिल सकता है? भाई ये मैथिल तो कोई प्रोटॉन छोड़ने से रहा, तो हमने कहा नहीं, मैथिल तो प्रोटॉन नहीं छोड़े, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले केसेस में हर बार ऐसा नहीं होगा। देखो क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि का पालन करती है, अतः अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक है तो ईथर बनता है। लेकिन बच्चों अगर एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो अभिक्रिया विलोपन क्रियाविधि से संपन्न होती है और उत्पाद ईथर के बजाय एल्कीन बनेगा। ऐसा क्यों होगा? तो हम कहेंगे एल्कोक्साइड आयन न केवल नाभिक स्नेही है, बल्कि एल्कोक्साइड आयन क्या है? तो भाई वो तो प्रबल क्षार भी है, तो इसके प्रबल क्षार बनने के चक्कर में सारी गड़बड़ हो जाएगी।
कैसे? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये अभिक्रिया है, हमारे पास है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड प्लस मेथिल ब्रोमाइड। ओके, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड प्लस मेथिल ब्रोमाइड। तो एल्किल हैलाइड छोटा सा है, SN2 क्रियाविधि में हमें क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड छोटा ही चाहिए, है ना। अब होगा क्या? बॉन्ड यहां टूट जाएगा, Br नेगेटिव, है ना, और ये बाहर आ जाएगा NaBr, ठीक है। और ये ऑक्सीजन माइनस जो है ये इस पे अटैक कर लेगा। तो आपका जो आंसर है वो होगा CH3 O और CH3 प्लस NaBr, ठीक है। अगर आपको SN2 क्रियाविधि समझानी है, SN2 क्रियाविधि के अंतर्गत जाना है, तो एल्किल हैलाइड छोटा होना चाहिए। या ऐसे सोच लो, एल्किल हैलाइड मेथिल ब्रोमाइड था, इसलिए हमारा मैकेनिज्म SN2 गया और आंसर ईथर बना। और गलती से भी उल्टा हो जाता, है ना, अगर गलती से उल्टा हो जाता, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ मिलता, CH3O Na प्लस CH3 टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, और यहां इसने आपसे पूछ लिया कि लो भाई प्रोडक्ट समझाओ। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, एल्किल हैलाइड जो है वो 3 डिग्री है ना। यहाँ एल्किल हैलाइड देखो, यहाँ एल्किल हैलाइड कौन सा है? तो हम कहेंगे भाई एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है। तो अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है तो SN1 मैकेनिज्म होगा, SN2 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो हम कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और SN1 भी, मतलब SN1 एक बार कार्बोधनायन तो बनेगा, ठीक है। SN1 भी अब क्यों सोचे? क्योंकि प्रतिस्थापन भी होगा और विलोपन भी होगा। क्योंकि अब अगर तुमने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कर दिया तो मैं लिख देती हूं कार्बोधनायन का निर्माण होगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलें तो 3 डिग्री कार्बोधनायन क्यों होगा? 3 डिग्री कार्बोधनायन का निर्माण, तो हम कहेंगे स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोधनायन का निर्माण होगा, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोधनायन का निर्माण होगा। तो अब पहला स्टेप चले, तो SN2 मैकेनिज्म तो था ही नहीं, पहले स्टेप में ये Br माइनस गया, तो हम कहेंगे ये बना टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब दिक्कत क्या थी? 3 डिग्री कार्बोधनायन है तो हम कहेंगे अभी भी नाभिक स्नेही तो है, प्रबल नाभिक स्नेही, आक्रमण करा दो, CH3O है ना, आक्रमण करा दो, करा तो दो, मना किसने किया? CH3O माइनस, ठीक है। लेकिन ये इस पे अटैक करे उससे पहले ही ये प्रोटॉन छोड़ देता है ना। ये आके अटैक करेगा उससे पहले तो ये बॉन्ड यहाँ तोड़ के और ये प्रोटॉन छोड़ देगा, है ना। ये प्रोटॉन निकालेगा और यहाँ क्या बनाएगा? CH2 माइनस और C प्लस, तो ये एल्कीन बना देगा बच्चों। तो ये बहुत गड़बड़ है कि ये ऐसा क्यों हो जाता है। तो इसकी 2 वजह है ना। हम जो कोई बात नहीं, 3 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म मत लो, SN1 ले लो। तो SN1 के लिए स्टेप 1 तो यही था, यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, SN1 भी होता मान लो। तो हम कहेंगे चलो यहाँ पहुंच भी गए, तो दिक्कत क्या थी? ये तो आपका प्रबल नाभिक स्नेही, तो प्रबल नाभिक स्नेही भी था, प्रबल क्षार भी था, है ना। अब जब नाभिक स्नेही भी है, क्षार भी है, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है और विलोपन भी है, तो विलोपन डोमिनेट कर जाती है। ये आक्रमण करे उससे पहले ही ये प्रोटॉन छोड़ के एल्कीन का निर्माण कर लेता है, ये उसको अटैक करने ही नहीं देता है ना। ये कुछ तुमने जोधा अकबर नहीं थी, कौन सी थी? पद्मावत, हाँ पद्मावती फिल्म कुछ आई थी ना। पद्मावत फिल्म में क्या होता था कि ना, मतलब एक तरफ से खिलजी आके अटैक कर रहा है ना, और एक तरफ से वो रानी पद्मावती जो है वो बिल्कुल चल रही है कि मुझे तो जौहर करने जाना है।
है ना, तो वो बराबर चल रहा है, वो बिल्कुल आपने देखा होगा किले से आके और अटैक कर रहा है और वो बराबर जौहर के लिए चली जा रही, बराबर बराबर सीन चल रहा है कि ये यहाँ से ये आने का चांस है, नाविक्स नहीं आ रहा है अटैक करने, और यहाँ से जो है ये है कि प्रोटॉन छोड़ दे, मतलब जौहर कर ले, है ना। तो सेम ये आके यहाँ अटैक करे, धावा बोले, इससे पहले ये प्रोटॉन छोड़ के खुद ही एल्कीन बना ले, वो सेम वहां मैच करेंगे तो सिचुएशन लगेगी कि कोई और आके आक्रमण करे, इससे अच्छा विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन बना दिया जाए, खुद ही जौहर कर दिया जाए कि हमें किसी और के साथ जाना ही नहीं, है ना। तो ये नाविक्स नहीं भी और ये प्रोटॉन ले भी लेता है, इससे प्रोटॉन छोड़ा तो इसको भी एक सिचुएशन चाहिए, मैं प्रोटॉन छोड़ तो दूं पर माध्यम में अगर कोई प्रोटॉन लेने वाला ही नहीं होगा तो फिर आंसर मतलब ही नहीं, है ना। तो ये प्रोटॉन इसी वजह से छोड़ता है क्योंकि ये प्रबल क्षार भी, तो एक बार इसको प्रबल क्षार को प्रोटॉन देकर राजी कर देते, है ना, और खुद क्या बना लेता है, एल्कीन। तो तुम्हें हर बार ध्यान रखना है कि अगर यहाँ टर्शरी एल्किल हैलाइड है तब आंसर एल्कीन है, और ये वाली टर्शरी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर चांस ही नहीं है विलोपन का, कितना ही बड़ा नाविक्स नहीं हो, बल्कि है हमें पता है इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन विलोपन का कोई चांस ही नहीं है। तो प्रतिस्थापन विलोपन का चांस होगा तो फिर विनर जो है वो विलोपन, डोमिनेंसी विलोपन की, मतलब विलोपन उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा और प्रतिस्थापन वाला सह उत्पाद होगा। लेकिन अगर विलोपन का चांस ही नहीं है तो फिर तो प्रतिस्थापन होगा ही सही, फिर आपका जो एल्कोक्साइड आयन है आपको लगे बहुत बड़ा नाभिक्स नहीं है, बल्कि है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, त्रिविम विन्यासी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चांस एक ही है और वो प्रतिस्थापन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस पे। अब बच्चों इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक ईथर भी प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब अभिक्रिया आपके पास विलियमसन संश्लेषण है और इसमें आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है। कैसे, तो मान लो आपके पास है फिनॉक्साइड आयन चाहिए मुझे, तो मैं ले लेती हूँ फिनॉल, है ना, एज अ इंटरमीडिएट बनाने के काम आए। तो फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करा, तो हमने पढ़ा ही है कि भाई फिनॉल अम्लीय माध्यम, सॉरी अम्लीय प्रकृति का है, ये H आयन दे देगा, ये OH आयन दे देगा, और आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमारे पास आ गया, नाविक्स नहीं आ गया, फिनॉक्साइड। अब अगर अभिक्रिया कराई जाए एल्किल हैलाइड से तो सोचने की तो बात लग नहीं रही, है ना, NaX बाहर निकल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन पे OR, यानी कि एरोमेटिक ईथर, एल्कोक्सी बेंजीन, या फिर आप कहेंगे एरोमेटिक ईथर। ठीक है, तो ये आंसर है एरोमेटिक ईथर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मैथिल ब्रोमाइड से करा दो, ठीक है, तो बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मैथिल ब्रोमाइड से कराओ, तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, NaBr बाहर चला जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम कहेंगे एनिसॉल। ठीक है, और इसी प्रकार अगर सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, है ना, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड और मैथिल ब्रोमाइड था, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया एथिल क्लोराइड से करा दी जाए तब भी कर लेंगे, NaCl बाहर, और अब आपका आंसर एथॉक्सी बेंजीन, और एथॉक्सी बेंजीन को आप लिखेंगे फेनिटॉल। ठीक है, फर्स्ट वन एनिसॉल, सेकेंड हो जाएगा फेनिटॉल। क्लियर, तो ये है ईथर बनाने के प्रिपरेशन, चाहे आप किससे बनाएं, अल्कोहल के निर्जलीकरण से, तो आपको ध्यान रखना है तापक्रम हम रखेंगे 413, है ना, और कंडीशंस भी एल्किल समूह या अल्कोहल जो है वो छोटे एल्किल समूह युक्त लेंगे, अशाखित लेंगे, अबाधित लेंगे, और मोस्टली 1 डिग्री लेंगे। 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना, इन सब में फिर वो एल्कीन के पास चला जाएगा। सेकेंड प्रिपरेशन था विलियमसन संश्लेषण, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करानी। आंसर ईथर तभी होगा जब एल्किल हैलाइड छोटा होगा, है ना, छोटा होगा मतलब 1 डिग्री होगा,
अशाखित होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा कम होगी, अबाधित होगा, तो मैकेनिज्म प्रतिस्थापन के थ्रू जाएगा। अदरवाइज एल्कोक्साइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही के साथ साथ प्रबल क्षार भी होते हैं। प्रबल क्षार के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है कि वो विलोपन अभिक्रिया द्वारा उत्पाद एल्कीन करते हैं। तो जब भी ईथर बनाने गए तो एल्कीन बीच में आ जाता है। तो हर बार सोच समझ के हमें ईथर को एज अ चॉइस रखना पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि हाँ हमारा आंसर जो है वो ईथर की तरफ ही जाए। क्लियर? तो ये दो प्रिपरेशन है। और थर्ड एरोमेटिक ईथर हम बना सकते हैं, है वही विलियमसन सिंथेसिस। तो ये हमारा थर्ड प्रिपरेशन। तो बच्चों आज की क्लास में टॉपिक कंप्लीट हमारा, है ना, ईथर प्रिपरेशन, ईथर बनाने की विधियां। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे ईथर के भौतिक गुण, ईथर के रासायनिक गुण। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।